देखो अपन ने पिछली क्लास के अंदर इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में पढ़ा था। एग के स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि भाई जो ऊ साइड जो होती है, ऊ साइड के बाहर अगर एग की मेम्ब्रेन आ जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। और हमने ये सीखा था कि तीन मेम्ब्रेन होती है, जैसे दो मेम्ब्रेन ह्यूमन में पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में ये सीखा ऊ साइड जो खुद बनाता है, और सेकेंडरी मतलब क्या होता है, जो कि ओवरी बनाती है। और लास्ट में अपन ने इसके टाइप ऑफ एग के बाद में ह्यूमन एग की बात करी थी। जैसे ह्यूमन एग जो होता है एलेसिथल, होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल और नॉन क्लिडोइक, यानी शेल नहीं होती उसके पास में, जो शेल एब्सेंट होती है। ठीक है। और इंपॉर्टेंस हमने समझा था कि एग का इंपॉर्टेंस क्या चीज है। और लास्ट में अपन ने एक एग का स्ट्रक्चर बनाया था, ये है। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, तो फर्टिलाइजेशन की कहानी अपन को समझनी है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या चीज है, तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर। ठीक है। फर्टिलाइजेशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या चीज होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का क्या होना, फ्यूजन होना। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर अपन बात करते हैं तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होने के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन की अगर अपन ये बात करें तो फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर अपन ये बात करते हैं कि यहां पे इंपॉर्टेंस क्या है, कि अपन ये बोलते हैं स्पर्म एंड ओवम का जो होता है, ओवम जो होते हैं साइमल्टेनियसली क्या करने चाहिए, कि एक ही जगह पे मिलने चाहिए। ठीक है। तो एक रीजन होता है, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं रीजन ऑफ फर्टिलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो होता है हमारे को, फर्टिलाइजेशन occurs at एम्पुलरी रीजन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहां पे होता है, एम्पुलरी रीजन के अंदर होता है। अब ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ रखा है कि एम्पुलर, ये फर्टिलाइजेशन का जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आपसे इसके लिए अपन अलग अलग भाषा के अंदर आपसे पूछ सकता है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो एम्पुलरी रीजन जो है, जो अपन बोल सकते हैं ऑल्सो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्या है, ये साइट भी है। अब फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल क्या चीज होती है, अगर अपन एसेंशियलिटी की अगर अपन बात करते हैं तो एसेंशियलिटी का ये है कि स्पर्म का और ओवम का मिलना जो होना चाहिए या फिर रिलीज जो होना चाहिए, वो अगर अपन ये बात करते हैं साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अब ओवम का तो हमको पता है कब रिलीज होता है, अगर अपन ये बात करें 14th डे पे। और जैसे ही 14th डे पे आता है वो कहां पे चला जाता है, अगर अपन ये बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और वहां पे एम्पुला रीजन के अंदर ये क्या करता है, वेट करता है। तो अपन इसको एक तरीके से अपन यहां पे सीखते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये जो है, ये हमारे पास में क्या है, ओवेरी है। ठीक है। इस ओवेरी से अपन ये बात करते हैं, हमने ये सीखा था कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है और इससे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। और यहां पे ये मान लो कि ये एम्पुला रीजन है और यहां पे ये इस्थमस है और ये यूट्रस मान लेते हैं। ठीक है। ये यूट्रस है। ठीक है भाई, ये यूट्रस मान लो। ये यूट्रस है और ये सर्विक्स हो गई, और इसके आगे ये जो पोर्शन हो गया, ये आगे वेजाइना हो गया। ठीक है। ये चीज है। अब देखो अपन ये बात करते हैं यहाँ पे 14th डे पे, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होगा, एलएच सर्च। एलएच सर्च की वजह से होगा क्या, वहां पे ओव्यूलेशन होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर बना होगा जिसको अपन ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। इस ग्राफियन फॉलिकल से यहां से रिलीज होगा हमारे पास में ये ओवम। ठीक है। और बीच में यहां पे क्या होता है कि जैसे कि अगर अपन बात करें, ये एब्डोमिनल ऑस्टिया के थ्रू ये जो ओवम होता है वो कहां पे चला जाता है, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब में गया।
अब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के बाद में इस एम्पुला वाले रीजन के अंदर इंतजार करेगा, ठीक है, एम्पुला तक। ये एम्पुला है, ये है इसका इनफंडिबुलम है, और ये जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं, ठीक है, इस्थमस बोलते हैं। तो 14 डे पे होगा क्या, ये इंतजार करेगा, और इंतजार करने के बाद में अगर अपन ये बात करते हैं 1 से 2 दिन के अंदर अगर आता है स्पर्म तब तो ठीक है, नहीं तो डीजनरेट होकर के क्या बन जाएगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा धीरे धीरे, और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने के बाद में नया मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, अपने पास में स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर अपन ये बात करते हैं यहाँ पे जो स्पर्म जो होता है, ठीक है, स्पर्म का जो मूवमेंट होना चाहिए, ये स्पर्म और ओवम का जो मूवमेंट होना चाहिए साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अगर अपन ये बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन एक ही समय पे अगर अपन ये बात कर सकते हैं कि सक्सेसफुल होगा, फर्टिलाइजेशन जो होता है सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल ओनली व्हेन स्पर्म, ठीक है, जो कि एक मोटाइल होना चाहिए, एंड ओवम, ठीक है, मीट एट एम्पुलरी रीजन साइमल्टेनियसली, ठीक है भाई, इसका साइमल्टेनियस होना जरूरी है, साथ साथ में रिलीज होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई स्पर्म आ गया वहां पे इंतजार कर रहा है अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो नहीं, दोनों साथ में आएंगे तभी वो अपनी एनर्जी को कंजर्व कर पाएगा और वो क्या कर पाएगा, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएगा। इतनी बात समझ आ गई आपको कि किस तरीके से अपन ये बात कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवम जो होता है वो रिलीज होता है और एम्पुलरी रीजन में पहुंचता है, और स्पर्म जो होता है सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना सर्विक्स के थ्रू क्या करता है, मूव करते करते यहां से जाता है। कैसे पहुंचता है ये देखो, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में यहां से स्पर्म एंटर करेंगे, अब स्पर्म एक तो एंटर नहीं करेगा, ठीक है ना, करीब करीब पर इजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन होते हैं, ये ऐसे मूव करते करते ऐसे इस पाथवे से मूव करते करते यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है, और ये जाकर के इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कुल मिलाकर के ये है। अब इसको अपन को स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो पूरे फर्टिलाइजेशन की अपन बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन 4 इवेंट में क्या होता है, अपने मतलब 4 इवेंट के अंदर अपने डिवाइडेड होता है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे होती है प्लाज्मोगैमी, सॉरी यहां पे होती है सिनगैमी, ठीक है, सबसे पहले होती है यहां पे सिनगैमी, ठीक है। तो सिनगैमी का मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, आपस में मिलना, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में टकराएगी, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी, ठीक है। तो अपन ये बोलते हैं इंटरमिक्सिंग या फिर मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम एंड स्पर्म। स्पर्म और ओवम की जो साइटोप्लाज्म होता है उनकी क्या होना, इंटरमिक्सिंग होना। नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसको अपन बोलते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी इंपॉर्टेंट है। कैरियोगेमी का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस का, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रो न्यूक्लियस, उन दोनों का फ्यूजन होना। तो अपन ये बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रो न्यूक्लियाई, ठीक है भाई, मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई का क्या होना, फ्यूजन होना। और लास्ट स्टेप होता है इसके अंदर एम्फीमिक्सिस, ठीक है। लास्ट स्टेप जो होता है इसके अंदर होता है एम्फीमिक्सिस, जिसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल के जो न्यूक्लियस होते हैं, डीएनए जो होता है वो आपस में इंटर मिक्सिंग हो जाते हैं, इंटर विंगलिंग अपन बोलते हैं, इंटर दोनों के दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं आपस में, या फिर अपन ये बोल सकते हैं मिक्सिंग हो जाती है। तो मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, किसके क्रोमोसोम,
मेल एंड फीमेल। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? ये अपन ने एक ब्रीफ चीज पढ़ ली, अब अपन को ये चीज पढ़ना है, इससे डिटेल जो पढ़ना है अब अपन इसके अंदर डिटेल पढ़ते हैं। चलें आगे, लिख लो इसको। हाँ कहाँ पे? हाँ मेल एंड फीमेल। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। चलें भैया आगे। चलो अब अपनी एक चीज और सीख लेते हैं यहाँ पे। जैसे अपन ने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसके अंदर ऐसे हेड वाला पार्ट बनाया था, और ये ऐसे इसका ये हेड पार्ट था, ये पूरा का पूरा हेड था। इस हेड वाले रीजन के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्रोजोम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसको अपन ने बोला था न्यूक्लियस। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था इसको अपन क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, फिर हमने एक ऐसे मिडिल पीस पढ़ते हैं, अभी उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी अपना इंपॉर्टेंस है एक्रोजोम का। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ कि एक्रोजोम को बनाने के लिए कौन सा ऑर्गेनल काम आता है? गोल्जी बॉडी होती है। गोल्जी बॉडी का कौन सा, ट्यूब्यूल, वेसिकल, मतलब सिस्टर्न वेसिकल, ट्यूब्यूल्स होते हैं या फिर वेसिकल्स होते हैं? तीन तीन कंपोनेंट होते हैं, एक सिस्टर्न ने, एक होता है अपने पास में ट्यूब्यूल्स, और तीसरा होता है वेसिकल्स। किस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो आपके एक्रोजोम के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन एंजाइम को अपन बोलते हैं स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ठीक है भाई, अब ये स्पर्म लाइसिन जो एंजाइम होते हैं, इनके अंदर अलग अलग टाइप के स्पर्म लाइसिन एंजाइम होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहला जो एंजाइम होता है उसको अपन बोलते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज होता है। ये हाइल्यूरोनिडेज क्या करता है, ठीक है, ये हाइल्यूरोनिडेज क्या करता है, जो ये कोरोना रेडिएटा जो होता है उसके बीच में क्या होता है, ऐसे हाइल्यूरोनिक एसिड भरा पड़ा रहता है, उसको पेनिट्रेट करने का काम भी करता है। तो उसका एक और इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम और होता है जिसको अपन बोलते हैं सीपीई, जिसको अपन बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है। और एक इसके अंदर एंजाइम होता है जिसको अपन बोलते हैं जोनालाइसिन। जोनालाइसिन, जोना पेलुसिडा जो होती है उसको ब्रेक करने के लिए इसके पास में क्या होता है, जोनालाइसिन होता है। ये एक चीज ध्यान रखना कि ये जो एंजाइम होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, एक्रोसिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तीन एंजाइम का मेनली काम है हमारे पास में, तो इसी से रिलेटेड अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको। लिखा भाई आपने, लिख लिया सबने? चलो अब एक एक स्टेप को अपन समझते जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आगे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर अपन ये बात करें, ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, ओवम है। ठीक है, इस ओवम के बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और जोना पेल्यूसिडा के बाहर की तरफ ये हमारे पास में प्रेजेंट होती है कोरोना रेडिएटा।
ये मान लो हमारे पास में कोरोना रेडिएटर। ये हमारे पास में कोरोना, ठीक है। ये एक एक चीज है, अपन लिख लेते हैं। ये हमारे पास में कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। ये जो लेयर है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। ये जो स्पेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरी वाइटेलाइन स्पेस, ठीक है। ये जो लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। और ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक है भाई, इस तरीके से। और हमने ZP3 रिसेप्टर पढ़े थे, ठीक है, याद होगा आपको। ये जैसे कि यहां पे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे पास में रिसेप्टर थे, इनको अपन क्या बोलते हैं, ZP3 रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो याद होगी आपको। अब देखो ऐसा होता यह है कि यहां पे आता है स्पर्म, ठीक है। ये जैसे ये मान लो कि हमारे पास में ऐसे स्पर्म है। अब एक स्पर्म तो आता नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्पर्म इसके आसपास में रहते हैं। और लगभग अपन ये बोलते हैं कि अपन ये पढ़ते हैं 40% जो स्पर्म होते हैं उनकी मोटिलिटी क्या होती है, वाइग्रस मोटिलिटी होती है, ठीक। तो ये स्पर्म जब आता है तो एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं कि जैसे कि हम ये पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा था एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस पढ़ा था मेल के अंदर। तो मेल एपिडिडाइमिस के अंदर क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसके अंदर अपन उसको क्या कर देते हैं, उसका इनएक्टिवेशन कर देते हैं। और उस इनएक्टिवेशन को अपन ने बात करी थी जिसको अपन बोलते हैं डीकैपेसिटेशन बोलते हैं। यानी उसके अंदर अपन क्या करवा देते हैं, डिपोजिशन करवा देते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन का, ठीक है। अब ये जो स्पर्म जो जैसे ही क्या करता है, स्पर्म जो होता है वो एंटर करता है, एंटर्स इन वेजाइना। जैसे ही वेजाइना में एंटर करता है, ठीक है, तो ये वेजाइनल जो फ्लूइड होता है, इस वेजाइनल फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा ऐसे ग्लाइकोजन वगैरह प्रेजेंट रहता है, आयंस होते हैं, कुछ इसके पास में क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। तो ये वेजाइनल फ्लूइड क्या करता है, जैसे ही ये स्पर्म इस वेजाइनल फ्लूइड से होकर के जाता है तो ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन इसके ऊपर चिपकी हुई थी उसको रिमूव कर देता है। तो यहां पे जैसे ही एंटर करता है तो वेजाइनल फ्लूइड जो होता है, ठीक है ना, वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को रिमूव कर देता है, ठीक है भाई। इनहिबिटरी प्रोटीन को रिमूव करने की वजह से स्पर्म जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट। स्पर्म का क्या हो जाता है, एक्टिवेशन। यानी अब ये क्या करेगा, बहुत तेजी से मूवमेंट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा, एक्टिवेट। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो सवाल एक बार पूछा गया कि कैपेसिटेशन होता कहां पर है, तो कैपेसिटेशन कहां पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। तो अपन एक सिंपल एक लाइन में अगर अपन बात करें कि आपको, तो अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक्टिवेशन हो जाता है। चले आगे। अब इसका पहला स्टेप देखो, ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले आप खुद लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हुए चलना कि ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले अपने को इसके अंदर जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी लेयर को हटाना पड़ेगा, कोरोना रेडिएटा को, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो स्पर्म जो होता है वो अटैच्ड होता है, अटैच्ड टू
कोरोना रेडिएटा। तो अटैच होकर के क्या करेगा, वहां जाके डांस करेगा? डांस तो नहीं करेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भेदना पड़ेगा। तो भेदने के लिए उसको अपन क्या बोलते हैं, भेदने के लिए अगर इंग्लिश की अपन बात करें तो पेनिट्रेट करने का काम करेगा। तो पहले स्टेप के अंदर अपन क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा बाय स्पर्म। ठीक है ना, यहां पे अटैच होगा और स्टार्ट करेगा, स्टार्ट पेनिट्रेटिंग, स्टार्ट पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग स्टार्ट करेगा। किसकी मदद से करेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मदद से। कौन सा एंजाइम, अगर याद रहे तो याद रखना, यहां पे पहला एंजाइम होगा इसके अंदर हाइल्यूरोनिडेस और साथ में सीपीई, सीपीई की फुल फॉर्म कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और हाइल्यूरोनिडेस की मदद से क्या करेगा, इस कोरोना रेडिएटा के अंदर से क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब मान लो कि कोई एक स्पर्म या फिर किसी एक स्पर्म ने क्या करा, ऐसे पेनिट्रेट करा। अब पेनिट्रेट करने के बाद में मान लो कि इस स्पर्म ने क्या करा, इसको पेनिट्रेट करा, और पेनिट्रेट करने के बाद में मान लो कि ये जो है वो जाकर के किससे जाकर के अटैच होगा, उसके बाद में ZP3 रिसेप्टर से। ठीक है, लिखा भाई आपने, ये सब लिख लो, इसको फटाफट से लिखो। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे इसने पेनिट्रेट करा, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्पर्म ने क्या करा, इसको पेनिट्रेट करा, कोरोना रेडिएटर को हटाया, और किससे जाकर के जुड़ेगा, ये ZP3 रिसेप्टर। तो दूसरे स्टेप की अपन बात करते हैं। तो यहां पे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्पर्म जो होगा, ठीक है, वो प्लस किसके साथ में जुड़ेगा, ZP3 रिसेप्टर। और ZP3 रिसेप्टर कहां पे लगे हुए होते हैं, अगर अपन ये बात करें तो जोना पेलुसिडा पे। तो जैसे ही ये ZP3 रिसेप्टर से अटैच होगा, यहां पे एक रिएक्शन होती है। ठीक है, एक रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्रोजोमल रिएक्शन। तो यहां पे जैसे ही जुड़ेगा तो अपन ये बात करें, एक रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, स्टार्ट करवाएगा, जिसको अपन बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। ठीक है, अब इस एक्रोजोमल रिएक्शन में होता यह है कि हमने ये पढ़ा है कि जोनालाइसिन जो होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिवेट, उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्टिवेट। तो इस एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होगा, जो जोनालाइसिन जो कि इनएक्टिवेट था, उसको अपन क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे, एक्टिवेटेड जोनालाइसिन। क्या इतनी बात समझ में आई आपको एक्रोजोमल रिएक्शन की? ठीक है, तो ये एक्रोजोमल रिएक्शन का पहला अगर स्टेप की अगर अपन बात करें तो उस समय क्या होगा, जोनालाइसिन एक इनएक्टिवेट को क्या कर देंगे अपन, एक्टिवेट कर देंगे। अब ये जो स्पर्म है कुल मिलाकर के जोना पेलुसिडा को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है ना, अब ये स्पर्म की अगर अपन बात करते हैं तो ये यहां पे पहुंच चुका है। ठीक है ना, ये हमारे पास में ब्रेक करा और किसके साथ में जाकर के जुड़ने लगेगा, ये जोनालाइसिन, इसने जोनालाइसिन को ब्रेक करा और इस ऊ साइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जाकर के अटैच हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप चले, पहला कोरोना रेडिएटा को हटाया, दूसरा ZP3 रिसेप्टर से जुड़ा, ZP3 रिसेप्टर से इसने क्या करा, इसको ब्रेक करा, आपके इसको एक्टिवेट कर करके यहां पे ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच हो गया। तो स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड की अपन बात करते हैं। तो स्टेप थर्ड के अंदर हम ये बात करेंगे, इसके अंदर होगा क्या, स्पर्म जो होगा वो किससे जाकर के अटैच होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। ठीक है, तो स्पर्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। ठीक है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन oocyte के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ेगा, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ेगा, तो हम ये बात करते हैं कि इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जुड़ने की वजह से होगा क्या, कि यहां पे इनके दो प्रोटोप्लाज्म है उनकी मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही जुड़ता है तो सबसे पहले अपन ये बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आपस में जुड़ने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सिनगेमी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिनगेमी। और जैसे ही सिनगेमी हुई तो हम ये बोलेंगे कि मियोसिस सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और मियोसिस सेकंड के कंप्लीट होते ही, जैसे मान लो कि आपको बताने के लिए, ये जैसे मान लो
कि यहां पे जैसे ही जुड़ा तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने के बाद में अनइक्वल डिवीजन बनेगा, तो यहां पे एक छोटा सा पार्ट बनेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी के अंदर क्या होगा, बहुत कम साइटोप्लाज्म जाने की वजह से ये कुछ ही समय के अंदर डीजनरेट हो जाएगी, और ये सेकेंडरी oocyte अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पास में ओवम के अंदर। बात समझ में आ गई, ये सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो गया, ओवम के अंदर। ठीक है, जैसे ही ओवम में कन्वर्ट हुआ कुछ ही समय बाद में इसको जाइगोट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जाइगोट के बनने के पहले के प्रोसेस को और इसके प्रोसेस को, इसको अपन को सीखना है। तो ओवम का खुद का एक न्यूक्लियस होगा जिसको अपन फीमेल न्यूक्लियस बोलेंगे। तो अब आगे का प्रोसेस समझो, इतनी बात समझ में आई। तो मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, कि जब अपने पास में सिनगेमी होती। अब जैसे ही ये क्या होता है कि यहां पे इस डायग्राम से समझो कि यहां पे सिनगेमी होती है, तो इस जगह पे क्या होते हैं कि अगर अपन ये बात करें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, इसके पास में क्या होते हैं, ऐसे सोडियम के चैनल्स होते हैं। ये जो है सोडियम चैनल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, सोडियम के चैनल होते हैं। सोडियम क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है बहुत तेजी से। तो अंदर की तरफ क्या होता है, ऐसे इनफ्लक्स होता है, तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या हुआ, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम। तो अब तीसरे स्टेप, अपन नेक्स्ट स्टेप की अपन बात करते हैं, स्टेप नंबर 4। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 में हुआ ये कि यहां पे जैसे ही इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होता है, सिनगेमी होती है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विध्रुवीकरण भी अपन बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और डीपोलराइजेशन की वजह से होता क्या है कि यहां पे सोडियम के चैनल ओपन होते हैं और इनफ्लक्स किसका हो जाता है, सोडियम आयन का। इस सोडियम आयन के इनफ्लक्स की वजह से हम ये बोलते हैं कि एक पॉलीस्पर्मी होती है, जिसको अपन बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। बाकी जो स्पर्म होंगे अब रिपेल होना स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, अब ये वापस, क्योंकि ये देखो आप ये समझो कि एक ओवम है, उसके अंदर से हमने एक छेद कर दिया। ठीक है ना, अब उसको वापस भी तो बनाना पड़ेगा, पीछे पीछे और भी तो स्पर्म आ सकते हैं उसके। तो हम एक ही स्पर्म की एंट्री चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही क्या होता है कि यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होती है, तो उसको अपन बोलते हैं फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है। ठीक है, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हुई। अब यहां पे देखो, अब जैसे ही सोडियम आयन अंदर जाता है, ये क्या करता है कि इसके पास में इधर न्यूक्लियस होगा और इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे एक ऐसे रेटिकुलर ऑर्गेनल होंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, ईआर। ईआर बोलते हैं। इस ईआर की वजह से यहां पे क्या होगा, बहुत सारा, अपन ये बात करते हैं, यहां पे क्या होगा, ऐसे कैल्शियम आयन रिलीज होगा, कैल्शियम +2 रिलीज होगा। ठीक, तो इसी को अपन देख लेते हैं, यहां पे हुआ क्या। यहां पे अगर अपन ये बात करें, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन ये बात करते हैं, तो यहां पे अपन ये बात करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से आयन को रिलीज करेगी, कैल्शियम आयन को। तो हम ये बोलते हैं कि रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंक्रीज होगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये इंक्रीज होकर के ये कहां पे जाएगा, कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाएगा। ठीक है, अब कॉर्टेक्स वाले रीजन में गया, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन से ये कहां पे मूव करेगा, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट होगा। इतनी बात समझ में, इसको देख लो अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, यहां पे फिर से इस डायग्राम में अब कैल्शियम आयन आया। ये कैल्शियम आयन क्या करता है, ये कैल्शियम आयन, जैसे बहुत सारा कैल्शियम आयन इस पेरीवाइटलाइन स्पेस में चला जाता है, ये यहां से यहां जाता है, कैल्शियम आयन का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं यहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है, और कैल्शियम आयन जो होता है मूव्स आउट फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरीवाइटलाइन स्पेस। पेरीवाइटलाइन स्पेस में क्या हो जाता है, ये चला जाता है, चला गया पेरीवाइटलाइन स्पेस में। अब यहां पे ये सारा का सारा जो कैल्शियम आयन है यहां पे अरेंज है,
हाँ, अब इसको क्या करना पड़ेगा अपन को, रिजिड करना है। कुल मिलाकर के हम स्पर्म की एंट्री को रोकना चाहते हैं, उसको रिजिड करना है। अब ये कैल्शियम आयन यहां आता है और बाहर से क्या करता है, फ्लूइड को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है, जैसे ही कैल्शियम आयन कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाता है तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे एक रिएक्शन स्टार्ट होती है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कॉर्टिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, कैल्शियम आयन क्या करता है, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है और किसी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, तो यहां पे होता यह है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं, अगर अपन ये बात करें, ये जो ग्रेन्यूल होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्लूइड को और अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, एंड इंक्रीजेस द साइज। ठीक है, अब ये जब कैल्शियम आयन यहां पे बाहर आ चुका था, इन कैल्शियम आयन को अपन ये क्या करते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनको अपन बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोलते हैं। ठीक है, और ये साइज इंक्रीज कर करके ऐसे बड़े हो जाते हैं। समझ पा रहे हो, ऐसे इंक्रीज हो गए और अपने साइज को क्या कर लिया, इसने इंक्रीज कर लिया। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ने क्या करा, पानी को एब्जॉर्ब करा और अपने साइज को इंक्रीज करा। जैसे ही साइज को इंक्रीज करते हैं, उस ZP3 रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, वापस से इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर अपन बात करते हैं, तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल स्टार्ट इन एक्टिवेशन ऑफ ZP3 रिसेप्टर। अब जैसे ही ZP3 रिसेप्टर इनएक्टिवेट हुए तो दूसरे स्पर्म की एंट्री बिल्कुल बंद हो गई। इसका एक्टिवेट करने का फायदा क्या है, प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी से। इसको अपन बोलते हैं स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। यहां पे क्या होता है, हेल्प टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हेल्प टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, हेल्प टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। पॉलीस्पर्मी का बोलो या फिर हेल्प टू प्रिवेंट अनदर स्पर्म की एंट्री। आप सिंपल अगर भाषा में ये लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ये लिख लो, पॉलीस्पर्मी तो पहले लिख चुके हैं, तो इसको लिख लो हेल्प टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म। दूसरे स्पर्म की एंट्री को क्या कर दिया, इसने बंद कर दिया। ठीक है, और जोना पेलुसिडा जो थी उसको क्या बना दिया, हार्डर बना दिया। ठीक है, तो अपन यहां पे बात करते हैं एंड जोना पेलुसिडा बिकम हार्डर। ठीक है, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। इन पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने रिपेल करवाना स्टार्ट करा, रिपेल करने के बाद में जो अंदर एंटर कर रहे थे उसको अब अपन ने क्या कर दिया, रिजिड कर करके पूरी की पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। हो गया ब्लॉक। अब ब्लॉक करने के बाद में वही स्पर्म जो क्या करेगा, आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा। चले आगे, ठीक है, चलो चले क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो जब आप आगे कुछ किताब वगैरह पढ़ोगे, एमबीबीएस में जाओगे, तो आपको वहां सिखाया जाएगा कि जैसे ही जोना पेलोसिडा हार्डर होती है तो एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है जिसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनती है। अपन आगे का प्रोसेस समझ रहे, ये सब चीजें मैं नहीं बता रहा क्योंकि अपनी बुक में इतना है नहीं, फिर भी मैं आपको कंसेप्ट हिसाब से समझा रहा हूं। तो अभी सबसे पहले अपन ने क्या करा, कॉर्टिकल रिएक्शन, सॉरी को अपन ने कोरोना रेडिएटा को हटाया। कोरोना रेडिएटा को हटाने के बाद में ZP3 एक्टिवेशन किया, जोना लाइसिन को एक्टिवेट करा। जोना लाइसिन को एक्टिवेट करने के बाद में मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कराया। मियोसिस सेकंड को कंप्लीट कराने के बाद में सोडियम आयन का इन्फ्लक्स कराया, जिससे क्या हुई, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी हुई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक्टिवेट करा, कैल्शियम आयन रिलीज हुआ। कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद में वो बाहर की तरफ गया, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करा। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल ने क्या करा, उसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बने और फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर करके एक हार्ड स्ट्रक्चर बना दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, दूसरे स्पर्म की एंट्री क्या होगी, निषेध हो गई। ठीक है ना, तो भाई उसकी एंट्री को अपन ने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अगर अपन ये बात करें तो स्टेप नंबर अपना 5, स्टेप नंबर 5 अब होता है फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन।
फॉर्मेशन ऑफ रिसेप्शन कोन। ये समझो क्या चीज होता है, रिसेप्शन कोन का क्या चीज होता है। देखें, अब जो ऊ साइड की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में ये ऊ साइड है, ये जिस डायरेक्शन से अगर अपन ये बात कर रहे हैं कि ये स्पर्म आ रहा होता है, जैसे मान लो कि स्पर्म ये रहा, इसी डायरेक्शन में क्या करती है, इसको रिसीव करने के लिए एक ऐसे कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, समझ में है। इसको अपन बोलते हैं रिसेप्शन कोन बोलते हैं, ठीक है। तो रिसेप्शन कोन होता क्या चीज है, हम ये बोलते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। सबसे पहले किसकी मेम्ब्रेन बनाती है, ऊ साइड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, फॉर्म करती है रिसेप्शन कोन, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऊ साइड, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, ऐसे बनाती। अब जैसे ही ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब ये रिसेप्शन कोन का फॉर्मेशन हुआ, ये ऊ साइड क्या करेगा, ऐसा एक अंदर की तरफ ऐसा इनवेजिनेशन बनाएगा, ठीक है भाई, समझ पा रहे हो ऐसे। और स्पर्म जो होगा इस इनवेजिनेशन के अंदर इस तरीके से ऐसे पड़ा रहेगा। तो एनगल्फिंग हो रही है, यहां पे स्पर्म अंदर जा रहा है ऊ साइड के अंदर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री हो रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको अपन बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या बना, रिसेप्शन कोन, उसके बाद में क्या बना, अपने पास में क्या हुआ, फैगोसाइटोसिस। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अपने पास में बाकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस होता है वही सिर्फ एंटर करता है। लेकिन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ह्यूमन के अंदर पूरा का पूरा स्पर्म क्या करता है, एंटर करता है। बाद में इसका मिडल पीस और टेल क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो वहीं से ही अपन बात कर रहे हैं, इसके आगे के प्रोसेस की बात करते हैं। अब ये जो ऊ साइट है, इस ऊ साइट के अंदर की तरफ, ठीक है, यहां पे क्या पड़ा है, ये स्पर्म आ गया। इतनी बात समझ पा रहे, तो स्पर्म की कहां पे एंट्री होगी, यहां पे एंट्री होगी। अब स्पर्म की जो एंट्री हुई, जैसे ही अपने पास में एंट्री होती है, यहां पे जो अगर अपन ये बात करें, दूसरी तरफ अगर अपन ये बात करते हैं, यहां पे जो अपने पास में सेकेंडरी oocyte जो था, जिसका अपन ये बोलते हैं सिनगेमी कंप्लीट होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट होता है, ओवम के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ओवम का यहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, फीमेल का ये प्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फीमेल प्रो न्यूक्लियस ऐसे भी अपन बोल सकते हैं कि जो सेकेंडरी oocyte इनएक्टिवेटेड था, ठीक है ना, क्योंकि अब वो तो हो गया एंट्री, अब फ्यूजन कराना है। तो कुल मिलाकर के क्या होता है कि फीमेल प्रो न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, यहां पे प्रेजेंट रहता है। अब आप देखो कि ये यहां पे सामने और ये सामने, अब दूसरे एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे वरमाला की तरफ, ठीक है ना, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहां पे होगा क्या, धीरे धीरे अब स्पर्म इसके अंदर आया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो मिडल पीस और इसका जो टेल है उसको अपन क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। अपन तो क्या करेंगे, खुद ही ये प्लाज्मा में ये करेंगे, वो साइड डिसॉल्व करेंगे। तो यहां पे अगर अपन ये बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। टेल और मिडल पीस का क्या हो जाता है, यहां पे डिसोल्यूशन हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर अपन ये बात करें तो आप इस स्ट्रक्चर को देखें, यहां पे डिसॉल्व हो गए। इसके अंदर जो मेल का जो अपने पास में न्यूक्लियस था, ये मेल न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो है फीमेल प्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो अब यहां पे आगे की कहानी सुनो, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ मेल, ठीक है, और ये कौन है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। और हमने एक चीज पढ़ रखी थी यहां पे, ठीक है, एक चीज और है, ये इसके पास में जो सेंट्रियोल होंगे, ठीक है ना, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल यहां पे खड़ा खड़ा देख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये साइड से देख रहा है कैसे होता है, ठीक है ना, आगे इसको काम करना है। तो इतनी बात समझ में, मेल न्यूक्लियस है। अब मेल न्यूक्लियस क्या करता है,
खुद के अंदर क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर करके, आसपास के फ्लूइड को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है और कन्वर्ट हो जाता है मेल प्रोन्यूक्लियस में। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या, ये जो है यहां पे क्या करेगा, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसको अपन बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई, क्या हो गया यहां पे, मेल प्रो न्यूक्लियस हो गया। अब मेल प्रो न्यूक्लियस जैसे ही हुआ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, और ये जो रास्ता जो होता है जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, ये जो पाथवे जो होता है, इस पाथ को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पाथवे बोलते हैं। इस पाथवे को फर्टिलाइजेशन, इस पाथवे को फर्टिलाइजेशन पाथवे बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे मूव करने लगे, तो दोनों जो मूव कर रहे हैं वो एक रास्ता है, उस रास्ते को अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन पाथवे। अब फर्टिलाइजेशन पाथवे के अंदर क्या करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, ऐसे चलने लगे। ठीक है, गाना बज रहा है पीछे, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज तो अपन क्या दे। तो अब क्या होगा, ठीक है, यहां पे अगर अपन ये बात करें तो ये जैसे ही यहां पे क्या होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा, तो दोनों के क्रोमोसोम, दोनों का डीएनए क्या हो जाएगा, एक तरीके दोनों का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, फ्यूज। तो अब यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या होगी इसकी कैरियोगैमी। ठीक है भाई, कैरियोगैमी होगी। तो यहां पे क्या हुआ, इसकी कैरियोगैमी होगी। तो जैसे ही कैरियोगैमी होगी तो हमारे पास में एक सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा, और दोनों के अल्टीमेटली क्या होगा कि यहां पे अगर अपन ये बात करें, इस जगह पे मेल का जेनेटिक मटेरियल और फीमेल का जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, मेल और फीमेल का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज हो जाएगा। अब अपन क्या बोलेंगे, यहां पे क्या होगी इसकी एम्फीमिक्सिस। ठीक है भाई, एम्फीमिक्सिस। इतनी बात समझ में आई, हो गया कंप्लीट। अब हाथों हाथ क्या होगा कि इसी से ही क्या बन जाएगा, अगर अपन ये बात करें एम्फीमिक्सिस के बाद में जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है भाई, बधाई हो, जाइगोट बन गया। ठीक है ना, दोनों के क्रोमोसोम फ्यूज हो गए और इस तरीके से हुआ। यहां तक होता है अपना फर्टिलाइजेशन। 4 स्टेप पढ़े थे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप मतलब जो अपन 4 इवेंट पढ़े थे, पहला इवेंट कौन सा होता है, फर्स्ट इवेंट कौन सा था फर्टिलाइजेशन का अभी पढ़ाया है, कौन सा होता है पहला इवेंट, कौन सा होता है, सिनगेमी, उसके बाद में प्लाज्मोगेमी, उसके बाद में कैरियोगेमी, उसके बाद में एम्फीमिक्सिस। ठीक है, बोझ दो, ठीक है ना। तो पहला स्टेप जो अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन का, वो क्या होता है अपने पास में सिनगेमी, जिसमें क्या था, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। ये देखो यहाँ पे फ्यूज हुए, इस जगह पे सबसे पहला फ्यूज हुआ था, सिनगेमी हुई। सिनगेमी के बाद में क्या होती है, प्लाज्मोगेमी। ठीक है ना, प्लाज्मोगेमी की अगर अपन बात करें, जैसे ये यहाँ पे क्या हो चुका है, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जैसे यहाँ अगर अपन बात करें, इसका प्लाज्मा और इसका प्लाज्मा फ्यूज हो चुका है, तो यहाँ पे जैसे ही डिसॉल्व हुआ तो यहाँ पे क्या हो गई थी, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद में क्या होने लगी, इसके अंदर कैरियोगेमी की शुरुआत। कैरियोगेमी की शुरुआत के बाद में अपन ये बात करते हैं, फिर क्या हो गया इसके अंदर अपने पास में एम्फीमिक्सिस, और एम्फीमिक्सिस के बाद में क्या बन गया, जाइगोट। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट के अंदर अपन को क्लीवेज डिवीजन कराना है, और आगे का प्रोसेस अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्लीवेज डिवीजन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कहानी स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास।